के बारे में चर्चा करने के लिए सबसे पहले ये जान लेंगे कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो हमारे बहुत सारे टीचर ये बताते हैं पृथ्वी बहुत दिन पहले बनी थी, जितना तुम कल्पना करते हो उससे भी पहले की बनी थी और इसका काल बहुत पुराना था, उससे भी पुराना था। समझ लीजिए वो कैसे टीचर है। मैं बता रहा हूं जो एग्जाम में आता है और छात्र भी जानते हैं। इस पृथ्वी के निर्माण के दो तरीके बताए गए। एक बताए गए कि या तो बहुत बड़ा तारा सूर्य के करीब से गुजरा और सूर्य और उसके बीच में एक आकर्षण का बल लगा, जिससे सूर्य के सघनता कम होने के कारण और चुंबकीय आकर्षण के मान कम होने के कारण उस तारा ने सूर्य से बहुत सारे पदार्थ को खींच लिया, लेकिन खिंचाव के कारण वो बहुत दूर तारा निकल गया और जो सूर्य से निकले वो 90% से अधिक पुनः सूर्य में समाहित हो गए। लेकिन जो सूर्य से निकला वह अगर कोणीय वेग को बनाए रखा तो वह एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, कोणीय वेग को बनाए रखा तो अपनी स्वतंत्र अस्तित्व को भी बनाए रखा। अब सूर्य से निकले हुए जितने भी पिंड थे उन सब को सौरमंडल का अंश कहते हैं। अब रही बात कि इसको हमारे भूगोल नेताओं ने उनके अलग अलग अपने अपने कैरेक्टर के कारण ग्रह कहा, उपग्रह कहा, क्षुद्र ग्रह कहा, उल्का पिंड कहा, कुक्षल तारा कहा, वगैरह वगैरह नाम दिया। अब रही बात कि जो पृथ्वी ये बन गई, इसका दूसरा सिद्धांत है कि नहीं, अकस्मात सूर्य के आसपास जो छोटे छोटे पैकेट्स थे वो सूर्य के हाईली मैग्नेटिज्म के कारण अट्रैक्ट होते चले गए और उस अट्रैक्शन से सूर्य एक विशाल आकार धारण किया। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के केस में सूर्य एकाएक विस्फोट कर गया और जब सूर्य में विस्फोट हुई, आज भी सूर्य में विस्फोट होते रहते हैं जिसको सोलर एक्लिप्स कहते हैं, और वो लगते पता है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में भी आते रहती है। सुपरनोवा कंडीशन आप लोग पढ़े होंगे। तो जो नॉर्थ साइड में आता है उसको बोलते हैं अरोरा बायोरिश और जो साउथ साइड में आता है अरोरा एस्ट्रोलोसिस बोलते हैं, यानी कि सुमेरु और कुमेरु कहते हैं। और इतनी लपटे लंबी होती है बाबू कि इस पृथ्वी के आयन मंडल तक आ जाता है। तो जो पृथ्वी है हमारी, इसका आयु माना जाता है 4.6 अरब वर्ष, यानी 460 करोड़ वर्ष पहले ये पृथ्वी बनी थी। अब 460 करोड़ वर्ष पहले जो पृथ्वी तैयार हुई यानी बनी, वह सूर्य का अंश थी यानी गर्म थी। लेकिन सूर्य में चूंकि नाभिकीय संलयन की क्रिया आज भी हो रहा है, इसलिए सूर्य ऊर्जावान है, उसके पास टेम्परेचर रहेगा। 500 करोड़ वर्ष पहले सूर्य प्रकाश करना देना शुरू किया और ऐसा अनुमान लगाते हैं लोग कि 500 करोड़ वर्ष और ऐसे ही वो नाभिकीय संलयन की क्रिया करते रहेगा। अब रही बात कि पृथ्वी जो है 4.6 अरब वर्ष पहले है, 460 करोड़ वर्ष पहले है, ये धीरे धीरे ठंडा होने लगी और जब ठंडा हो गई तो निश्चित ही रूप से इसके आयतन में भी कमी आई। लेकिन इसके वायुमंडल में मीथेन गैस था, वह मीथेन गैस धीरे धीरे ठंडा होने लगा। अब एक ध्यान रखना कि कभी भी परिवर्तन जब भी होते हैं तो उस दौरान कोई न कोई चेंजिंग होती है। तो प्रेशर और टेम्परेचर की चेंजिंग एकाएक कब देखी गई, जब एडियाबेटिक चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर आया, जिसको हम ऊर्ध्वाधर ताप परिवर्तन कहते हैं। अब ऊर्ध्वाधर ताप परिवर्तन से जो वायुमंडल में क्लेथरेट थे, मीथेन थे, वो क्लेथरेट बन गए और धीरे से बर्फ बन गए और फिर नीचे गिरने लगे। जब भी बहुत सारे अणु एक दूसरे के करीब आते हैं तो सघनता बढ़ती है और सघनता बढ़ेगी तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा और द्रव्यमान बढ़ेगा तो निश्चित रूप से दूसरे द्रव्यमान के वस्तुओं की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो दोनों अगर एक दूसरे के विकर्षण को न बनाए रख सके तो फिर वो दब से गिर जाएंगे, यानी एक दूसरे के करीब चले जाएंगे। यही तो हुआ। मीथेन गैस हल्के थे, हाई टेम्परेचर पर थे, वैसी स्थिति में वे वायुमंडल में तैर रहे थे। लेकिन जैसे ही एडियाबेटिक चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर हुआ वैसे ही वो आइस पैकेट में बदल गए और फिर नीचे आ गए
और फिर जब नीचे आ गए तो फिर धीरे धीरे जल अपना तल ढो लेता है और इस तरीके से बहाव करके जो भी निम्न प्लेस थे यानी डाउन प्लेस थे वहां चले गए। लेकिन जब इसी ऊर्ध्वाधर ताप परिवर्तन से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला तो जल का निर्माण हुआ। एक ध्यान रख लेना, सूर्य में भले ही हीलियम ज्यादा हाइड्रोजन ज्यादा है और हीलियम कम है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सूर्य में जब हाइड्रोजन ज्यादा है और हीलियम कम है, हाइड्रोजन 71% के आसपास है और हीलियम 23% के आसपास है, तो ऐसी कंडीशन में पृथ्वी में कैसे सबसे ज्यादा आयरन हो गया, पृथ्वी में जो है सबसे ज्यादा कैसे निकेल हो गया, फिर सतह पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कैसे हो गया, आपको कल्पना कर रहे होंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे अभी भी तापांतर दबांतर के कारण तत्वों में परिवर्तन होते हैं। यूरेनियम को आप ले लो सिंपल, जिसका परमाणु संख्या 92 होता है, परमाणु भार 235 होते हैं परमाणु द्रव्यमान, और यदि उसका विस्फोट करा लो यानी मुक्त न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट उसके नाभिक में करा दो तो देखना तुमको बन जाएगा मरकरी, लेड ऑक्साइड। नए नए तत्वों का निर्माण होता है। बाहरी तत्व जब टूटते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है और नए तत्वों का निर्माण होता है। इसी ढंग से सूक्ष्म तत्व जब जुड़ते हैं तो भारी तत्वों का निर्माण होता है। ये होते रहा है प्रकृति में। इसी ढंग से पृथ्वी में भी सूर्य से जब आई तो तापांतर दबांतर के कारण अनेक तत्वों का निर्माण हुआ और इन प्रेजेंट टाइम 2000 टाइप्स ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट इन आवर अर्थ एंड 100 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आवर अर्थ। 100 तत्व हमारे पृथ्वी के अंदर है, ये ध्यान रखना। अब रही कि इन 100 तत्वों में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो है एडियाबेटिक चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर के कारण जल में परिणत हो गए, और जब जल में परिणत हुए तो जल ऊपर गया। अब आपको पता है कि जल संसार का एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो हमेशा ही ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में रहता है, हमेशा। अभी देखोगे उत्तरी ध्रुव पर या अपने रेफ्रिजरेटर में जाके तो ठोस के रूप में है, फ्रिज में। इसी ढंग से आप देखोगे कुकर में खाना बन रहा है तो उड़ रहा है भाप के रूप में। हम लोग जो नहीं श्वसन कर रहे हैं, हम भी जो बोल रहे हैं, हमारे शरीर से भी बड़े पैमाने पर भाप बन के सांस के साथ क्या हो रहा है, पानी उड़ रहा है, पसीने से आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। और हमारे शरीर में पानी तो है ही द्रव के रूप में, जो पेशाब वगैरह लगा होगा तो देख ही सकते हैं। तो तीनों अवस्था में पानी हमेशा ही रहता है। अब पानी का एक और खासियत है कि सबसे ज्यादा उष्मा धारण करने की क्षमता पानी में ही। अभी तक संसार के जितने भी पदार्थ ज्ञात है उसमें पानी से ज्यादा उष्मा धारिता किसी में नहीं देखा गया है। पानी का एक और खासियत है कि पानी को प्रत्येक ताप पर वाष्पीकृत होते रहता है, यानी 100 डिग्री पर जो है संपूर्ण सतह से वाष्पीकृत होना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर -100 भी करो तब भी वाष्पीकृत होगा। यानी पानी एक ऐसा है जिसके वाष्प के दर को आप खुले अवस्था में रखकर नहीं रोक सकते हो। उसके लिए आपको बोतल में टाइट बंद करना पड़ेगा, कहीं से उड़ के भाप न जाए। अगर खुला रहा तो वाष्पीकृत होगा। वो बर्फ में भी तुम रखते हो, देखना कभी कभी धुआं टाइप के उड़ रहा होता, वो धुआं क्या है, उसका वाष्पीकृत रूप होता है। तो इस तरीके से वाष्पीकरण के दर भले प्रभावित हो जाएंगे ताप से, लेकिन वाष्पीकरण हर ताप पर जल का होते रहता है। अब यही चीजें तो समझना है जल की लवणीयता की ओर। जनरली टीचर जल की लवणीयता में सीधे कूदा देते हैं और बच्चे को बताते नहीं है कि क्या होता है। जल की एक और खासियत है कि प्रकृति के ज्ञात 90% पदार्थ को जल अपने में सोलबल कर लेता है, घुला लेता है। यानी जल जो है सबसे ज्यादा सोलबिलिटी देखी गई है जल में, यानी कोई भी पदार्थ इसमें आसानी से घुल जाता है। लोहा सोना वगैरह थोड़े घुलेगा, वो अनसोलबल है, वो नहीं घुलने वाला है। तो जब इस पर बारिश हुआ, पृथ्वी पर लगातार लाखों वर्ष तक होती रही बारिश, यानी कि लगभग 390 से 360 करोड़ वर्ष तक तो एकदम पानी आता था और भाप बन के उड़ता था, आता था उड़ता था, कहीं जल संचय नहीं हुआ। 360 करोड़ से 350 करोड़ वर्ष के बीच में महासागरीय जल में पानी बिटुराना शुरू हुआ, एकत्रित होना शुरू हुआ। और पता है उसका ताप कितना था, 42 से 55 डिग्री सेल्सियस। महासागरीय जल का आज औसतन टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उस समय था 42 से 55 डिग्री सेल्सियस। और जब ताप ज्यादा होते हैं तो जल जीवन का विकास होता है, जलीय शैवाल ज्यादा बढ़ते हैं।
आप देखना एक फ्रिज रख दो या ठंडा बर्फ रख दो, देखना उसमें शैवाल जन्म नहीं लेगा। लेकिन एक बोतल पानी भर के और बस केवल छत पर रख देना अपने धूप में, और शीशी बंद भी कर देना, 3 महीने बाद तुम देखिएगा उसमें हरा हरा शैवाल जन्म ले लिया है। क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को प्राप्त करके और फिर अपने जीवन का विकास शुरू कर देते हैं। यही हुआ, एक छोटे से पॉन्ड में जब पानी बिटुराया, यानी कि छोटे से तालाब में, उसमें फास्फोरस की मात्रा बढ़ गई, उसमें पोटेशियम की मात्रा बढ़ गई, एमोनिक एसिड की मात्रा बढ़ गई, और सूर्य की जब ताप मिल गया तो साइनोबैक्टीरिया शैवाल जन्म ले लिया। आज भी जन्म ले लेगा, आप कुछ मत करना, खाली क्या करना, सबसे ऊपर छत पर पानी टंकी एक ढक्कन हटा के छोड़ देना, शुद्ध पानी मिनरल पानी वहां डाल देना और एकदम ढक्कन खाली छोड़ देना, देखना कोई जीव जंतु ना जाए, कुछ डाले नहीं। 1 महीने बाद देखोगे उसमें शैवाल भर जाएगा। वो जन्म ले लेता है अपने आप, क्योंकि उसमें फास्फोरस की मात्रा कहीं से पहुंच जानी चाहिए, सूर्य की रोशनी पहुंच जानी चाहिए, और कहीं से अमोनिक एसिड की मात्रा पहुंच जानी चाहिए, जन्म ले लेगा। तो साइनोबैक्टीरिया शैवाल जन्म लिया और वही धीरे धीरे जीवन का आधार बना, जो जलचर से अब उभयचर बना, उभयचर से थलचर बना, और इस तरीके से नभचर बना। बहुत सारे जीव जंतु आज करोड़ों में हैं। अब यहाँ देखेंगे हम थोड़ा सा कि पृथ्वी पर जो है वायु, देखिए ये वायु जिसको कहते हैं हम, गैसों के मिश्रण को वायु कहते हैं। अंग्रेजी एयर होता है, नॉट ए हवा, विंड, विंड नहीं कहेंगे, हवा कहेंगे। हवा गैसों का मिश्रण है, जिसमें आपको नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसी ढंग से आपका बहुत सारे गैस है जो मिश्रण है। आपको पवन, वायु का वह स्वरूप जो पृथ्वी के सतह के समानांतर यानी क्षैतिज गति न्यूनतम 50 किलोमीटर करे, तब जाके उसे पवन कहते हैं। अब हल पवन नहीं होगा, लव पवन कहा जाए, कोई मुंह से फूंक देता है अगर कहीं, तो क्या वो पवन का नाम लेगा? आदमी नहीं लेगा। न्यूनतम पंखा चल रहा है तो कहेंगे पंखा पवन नहीं, ये पंखे की ठंडी हवा है, ये पंखा गर्म हवा दे रहा है। यानी वह क्षैतिज गति करने वाली पवन जो न्यूनतम 50 किलोमीटर की दूरी तय करती हो, वो पवन कहलाएगा। वायुपात बोलते हैं पवन का वह स्वरूप जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। जैसे कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर आप देखेंगे वायुपात होता है। और वायु धारा है, जब नीचे से वायु ऊपर की ओर जा रही है तो उसको वायु धारा कहते हैं। विषुवत रेखा पर अत्यधिक सूर्यातप के कारण गैस जो है अत्यधिक गर्म हो जाते हैं, और गर्म गैस के आयतन बढ़ जाते हैं, और जिनके आयतन बढ़ता है उनका घनत्व कम हो जाता है, घनत्व कम होगा तो उनका भार भी कम होगा, भार कम होगा तो हल्के होंगे, हल्के होंगे तो नीचे से ऊपर उठेंगे, तो ये ऊपर उठते हैं, इसलिए इसको वायु धारा कहते हैं। अब यहाँ समझने का प्रयास करेंगे तो खैर हवा तो बहुत होती है, लेकिन मात्र हम हवा को 3 भागों में बांट रहे हैं। एक रेगुलर विंड हुआ, दूसरा लोकल विंड हुआ, और तीसरा इरेगुलर विंड हुआ। यानी अस्थायी पवन है, स्थानीय पवन है और अस्थायी पवन है। अब अस्थायी पवन को अगर आप देखते हैं, रेगुलर विंड के 3 नाम हैं, अस्थायी पवन भी, सनातनी पवन भी, भूमंडलीय पवन भी, और कहीं कहीं संपूर्ण पृथ्वी पर घूमती है, जिस कारण इसको पार्थिव पवन भी कहा जाता है। कुछ भूगोलवेत्ता लोग लिखा है। ज्योग्राफी एक ऐसी चीज है कि कोई भी व्यक्ति नोमेनक्लेचर अपने मन से भी कर देता है और चलता है, थोड़ा सा आंकड़ा इधर उधर करके सब लोग भूगोलवेत्ता बन जाते हैं। यही कारण है कि भूगोलवेत्ताओं के बीच आपसी सहमति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक 20 वर्ष बाद एक बार बैठक की जाती है, जिससे किसको क्या मान्यता दिया जाए। अन्यथा अखबार में पढ़ेंगे आप लोग, देखे होंगे बहुत सारे ग्रहों के उपग्रहों की संख्या जो है वो 90, 95, 100 तक अखबारों के माध्यम से लिखी जाती है और पुस्तकों में भी आ जाता है। जो कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले लड़के उसी को पढ़कर और फिर क्या होते हैं, असफल होते हैं, गलत दे देते हैं। जब बैठक को आपको पता होगा वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय भूगोलवेत्ताओं की बैठक हुई थी, उसमें तय किया गया था कि प्लूटो जो है वह ग्रह के दर्जा को प्राप्त नहीं करेगा, तो ग्रहों की संख्या जो 9 थी उसको घटाकर ग्रहों की संख्या 8 कर दी गई है, और इसी को हमें मानना है, इससे ज्यादा हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखेंगे पवनों को हम 3 भागों में जो बांटे हैं, उनमें से एक पवन की मात्र चर्चा कर रहे हैं। इस एक पवन को 3 भागों में बांटते हैं। देखिए मैंने यहाँ बनाया है, जिसको बोलते हैं पोलर विंड्स, दूसरे को बोलते हैं हम लोग ट्रेड विंड, और तीसरे को वेस्टर्न विंड बोलते हैं, पछुआ पवन बोलते हैं। तो ये हो गया ध्रुवीय पवन, दूसरा हो गया व्यापारिक पवन, और तीसरा हो गया पछुआ पवन। तो 3 भागों में बांटते हैं।
और इस तरीके से यहाँ देखेंगे तो विषुवत रेखा से जो है जो कोणे आके मिलती है, ये दोनों व्यापारिक कोण कहा जाता है। ये जर्मनी का भाषा है ट्रेड, और जर्मनी के लोगों ने इसे देखा था, व्यापारियों को, चूंकि ये हवा मदद पहुंचा रही थी, इसलिए इसका नाम उन्होंने ट्रेड कोण रखा था। तो यहाँ पर यानी कि ये कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया, और दोनों से ये कोणे आकर मिलती है। ध्यान रखना, कई बार इसके बारे में, दिशा के बारे में भी पूछता है, जो डिटेल टॉपिक चलेंगे तो आपको बताएंगे। ये हो जाता है नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। तो इन कोणों के बारे में दिशाएं जो पूछता है, आप देख लेना। सबसे जो उत्तरी ध्रुव पर यानी कि ध्रुवीय कोण बढ़ती है, वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बढ़ती है। ठीक इसी ढंग से आपका उत्तरी गोलार्ध में जो पछुआ कोण बढ़ता है, वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ता है। इसी ढंग से उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक कोण बढ़ती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती है। ठीक इसी ढंग से दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप देखेंगे तो ध्रुवीय पवन दक्षिण पूर्व दिशा से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती है। इसी ढंग से दक्षिणी गोलार्ध में यदि पछुआ कोण को देखें तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बढ़ती है। अगर दक्षिणी गोलार्ध में हम व्यापारिक कोण को देखें तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती है। शायद मिलाए होंगे, क्योंकि मैं देखकर बोलूंगा तो लोग समझेगा कि सर जो है देख कर बोलते हैं, लेकिन हम लोगों के मैथ दिमाग में ही रहता है, और इसलिए ज्यादा जानेगा। आप केवल मिलाना कि ठीक बोल रहे हैं कि नहीं, इस हिसाब से दिशा बना लेना अपना। मैं सबसे ऊपर बता रहा हूँ आपको, ये है उत्तरी ध्रुवीय कोण। उत्तरी ध्रुवीय कोण उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रही है। ठीक इसी तरह से उत्तरी गोलार्ध में पछुआ कोण जो है दक्षिण और पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसी ढंग से उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा के उत्तर को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसमें व्यापारिक कोण जो है उत्तर और पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसी तरह से दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक कोण देखेंगे तो दक्षिण और पूर्व दिशा से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है, ऐसे करके। ठीक इसी ढंग से आप दक्षिण गोलार्ध में अगर देखना कि पछुआ कोण कैसे बढ़ रहा है, तो ये उत्तर और पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। और दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप देखोगे तो ये दक्षिण और पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आपके ध्रुवीय कोण बढ़ रहे हैं। ये सभी कोणे जो है टकराती जहां है, वहां पर एक दूसरे से मिलकर ऊंचाई को प्राप्त करती है और घनघोर वृष्टि करती है। यानी व्यापारिक कोणे, जिसको ईस्टर्न विंड भी कर सकते हैं। देखना ये पूर्व से आ रही है, तो व्यापारिक कोण उत्तरी में भी पूर्व से आई, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। तो व्यापारिक कोण विषुवत रेखा पर टकराती है और जिसका रूप पर उठती है और घनघोर वर्षा करती है। इसी ढंग से इधर पछुआ पवन और फिर ध्रुवीय पवन दोनों ध्रुवीय वृत्त पर आकर टकराती है, ऊपर उठती है और घनघोर वर्षा करती है, बड़ी चक्रवाती वर्षा होता है। दक्षिणी गोलार्ध में देखना इसी ढंग से कि ध्रुवीय कोण और इधर व्यापारिक कोण, पछुआ कोण दोनों टकराती है, ऊपर उठती है और घनघोर वृष्टि करती है। तो यहाँ पर यानी ध्रुवीय कोण और पछुआ कोण टकराया तो घनघोर वृष्टि किया, और जब घनघोर वृष्टि यहाँ करेगा यानी शुद्ध जल की पूर्ति हुई। यानी इस पार्ट में आपको शुद्ध जल की पूर्ति होती है। इसी ढंग से इस पार्ट में भी आपको शुद्ध जल की पूर्ति होती है, इस पार्ट में भी आपको शुद्ध जल की पूर्ति होती है। तो ये तीन पार्ट में शुद्ध जल की पूर्ति होने से महासागरीय जल के ऊपरी भाग में लवणीयता की मात्रा कम होती है। लवणीयता की मात्रा, जहां भी शुद्ध जल की पूर्ति होगी लवणीयता की मात्रा कम होगी, और जहां शुद्ध जल की पूर्ति नहीं होगी लवणीयता ज्यादा होगी। तो यहाँ शुद्ध जल की पूर्ति नहीं हो रही है, और इसलिए लवणीयता की मात्रा क्या होगी, मकर रेखा पर अधिक होगी। यहाँ भी शुद्ध जल की पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए कर्क रेखा पर भी लवणीयता की मात्रा, और दुनिया के जितने भी सर्वाधिक लवणीय झील है सब कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर है। यहाँ भी शुद्ध जल की पूर्ति नहीं होती, यहाँ भी शुद्ध जल की पूर्ति नहीं होती, परंतु सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचने से यहाँ वाष्पीकरण नहीं होता। यहाँ वाष्पीकरण, जब वाष्पीकरण ही नहीं होगा तो फिर वहां लवणीयता का कोई चांस नहीं बनता। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में भले ही शुद्ध जल की पूर्ति नहीं होती, लेकिन वाष्पीकरण न होने के कारण यहाँ पर लवणीयता नहीं होती। तो इस तरीके से सर्वाधिक लवणीय झील कहाँ होगा, मकर रेखा पर और कंफर्म। चलिए आते हैं, नोट कर लेते हैं। नमस्कार। फोटो खींच लिए हम लोग।
ऑफ करें।